नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में जैसे कि हमारे पिछले सेशन में हमने स्टार्ट किया था वाच्य यानी कि बोलने का विषय। वाच्य में हमें पता चलता है कि किस वाक्य में किसकी प्रधानता है, बोलने का विषय क्या है। क्या इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, क्या इस वाक्य में कर्म प्रधान है, क्या इस वाक्य में भाव प्रधान है। तो ये सारी चीजें यानी कि इस वाच्य का इंट्रोडक्शन, परिभाषा हम अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके थे। और इसी के आधार पर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसकी प्रधानता है, कर्ता यानी कि कर्म करने वाले की, कर्म यानी कि जो काम हो रहा है उसकी, और भाव यानी कि उसमें क्या भाव छिपा हुआ है। तो इसी के आधार पर वाच्य के 3 भेद मैंने आप लोग को बताए थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये सभी आपने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है। आज भी आप कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। बिल्कुल इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तीनों जो हमारे यहाँ पर भाग बताए गए हैं इनको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने वाच्य से संबंधित जो हमारा इंट्रोडक्शन है, यानी कि क्या होते हैं वाच्य। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, जो भी हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर वाक्य बताए थे, राहुल पुस्तक पढ़ता है। आप अपनी कॉपी बिल्कुल जो आपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में आपने ये लिखा होगा उसे खोल लीजिए, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी कि हमने अपने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। राहुल पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता। तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि तीनों जो वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, तीनों में बोलने का जो विषय है, वाक्य को बताने का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखिए, राहुल पुस्तक पढ़ता है, तो राहुल के बारे में बताया गया है कि राहुल पुस्तक पढ़ता है। तो राहुल जो है वो कर्ता है, ठीक है, जो काम को कर रहा है। राहुल क्या है? कर्ता, जो काम को कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए सेंटेंस, वाक्य जो हमने लिखा है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो संतोष द्वारा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, गेंद से खेला जाता है। तो संतोष यहाँ पर सेकेंडरी है, यानी कि कर्ता जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी है। यहाँ पर मेन चीज जो है वो है कर्म। किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। अगर सीधे सीधे सेंटेंस लिखा रहता, वाक्य लिखा रहता कि संतोष खेल रहा है, तो आप आसानी से कह देते कि ये आपका कृतवाच्य, यानी कि यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, संतोष की प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर गेंद से खेल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका कर्म जो है प्रधान है। बिल्कुल नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस, अगला जो वाक्य हमने लिखा था, सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता। तो हमें ये कोई देखने वाली चीज नहीं है कि काम हो रहा है, ये एक भाव है। सीमा द्वारा लिखा नहीं जाता, क्यों नहीं लिखा जाता? ये एक भाव है कि सीमा द्वारा नहीं लिखा जाता। ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी समस्या है कि उससे नहीं लिखा जाता। या अगर हम कहें मोहन द्वारा चला नहीं जाता, तो क्यों नहीं चला जाता? ये एक भाव है, ये उसकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो ये भाव है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 तरह के वाक्य यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे, और उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा लिखवाई थी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में क्रिया की, देखिए यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखिए, क्रिया की, यहाँ पर क्रिया में ही चेंजेस आएंगे। जो लास्ट में करता है, खाता है, जाती है, करते हैं, चलते हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं
वो जो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? क्रिया। क्रिया हमने पहले भी पढ़ी है, किसी काम के करने या होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो जाता है, खाता है, चलता है, सोती है, पहनती है, खाती है, खेलते हैं, जाते हैं, तो इस तरह के सारे शब्द जो है क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर क्रिया के बारे में ही बताया गया है कि वाच्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कौन? क्रिया। वह कौन? क्रिया। तो क्रिया वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है। जिसके भी अनुसार प्रकट होगी इसे ही हम वाच्य कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बातें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कर्ता, दूसरा आपको बताई गई है कर्म, बताया गया है कर्म, तीसरा आपको बताया गया है भाव। तो अब क्योंकि 3 चीजों की ही प्रधानता हो सकती है तो हम तीनों को के आधार पर ही वाच्य के भेदों को बांटेंगे। तो वाच्य के 3 भेद हमने यहाँ पर बनाए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये 3 भेद हमने वाच्य के बनाए। शुरू करेंगे हम आज का सेशन अपने कृत वाच्य से। तो कृत वाच्य भी हम एक बार अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। कृत वाच्य क्या होता है आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा, रफ कॉपी में लिखा होगा, चाहे फेयर कॉपी में लिखा होगा। आप एक बार पलट के देख लीजिए, सारी चीजें याद आ जाएंगी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। देखिए, कृतवाच्य 3 भागों में बांटा था, कर्ता, कर्म और भाव। तो कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर 3 भागों में बांटा है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर ध्यान पूर्वक समझेंगे तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जहां पर आपका कर्ता प्रधान हो, काम करने वाला व्यक्ति प्रधान हो, ज्यादा फोकस काम करने वाले व्यक्ति पर दिया गया हो, तो वहां पर आपका हमेशा कृतवाच्य होगा। ठीक है। अगर राहुल खेलता है, राहुल पढ़ता है, सीता गाती है, लड़की चलती है, तो ये सारी चीजें जहां पर आपको लगे कि जो कर्ता है उसकी प्रधानता है, कर्ता जो है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, उसको ज्यादा केंद्र में रखा गया है, तो वहां पर आप कृतवाच्य को मानेंगे। और दूसरी बात, क्रिया के लिंग। अभी यहाँ पर देखिए मेन चीज क्या होती है, यहाँ पर सारी चीजें क्रिया के बारे में बताई गई है कि क्रिया उसी के अनुसार परिवर्तित होगी जिसकी वाक्य में प्रधानता होगी। तो जो क्रिया लास्ट में जो क्रिया शब्द जुड़ा होगा वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड करेगा? अगर वाक्य में कर्ता प्रधान है तो उस पर डिपेंड करेगा, अगर वाक्य में कर्म प्रधान है तो उस पर डिपेंड करेगा, अगर वाक्य में आपका भाव प्रधान है तो उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि जो क्रिया है वो इन्हीं तीनों पर के अनुसार लिखी जाएगी। तो क्या होगा कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो। तो यहाँ पर क्रिया का जो भी क्रिया का लिंग होगा, वचन होगा, जैसे करता हूं, दौड़ रही है, खाना खा रहा है, खेल रहे हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों को किए थे, अगर आप लोग को याद होगा आपका सेशन। तो इसमें मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि क्रिया के जो भी लिंग होते हैं, वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कर्ता के अनुसार ही होते हैं। क्योंकि कृतवाच्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा, काम करने वाला व्यक्ति प्रधान होगा, और उसी के आधार पर आपकी जो क्रिया है उसके भी लिंग, वचन और पुरुष लिखे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं व्यायाम करता हूं, तो मैं शब्द के आधार पर ही व्यायाम करता हूं शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप मैं व्यायाम करती हूं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा लड़की दौड़ रही है। देखिए लड़की, आपको वचन पता है, एक वचन, बहुवचन।
और लिंग पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये सारी चीजें हम बचपन में क्लास 2-3 से ही हम पढ़ने लग जाते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे कि अध्यापक, अध्यापिका, लड़का, लड़की, भाई, बहन, माता, पिता, मामा, मामी, चाचा, चाची। तो इस तरह लिंग का आप लोग को पता है। तो यहाँ पर लड़की शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि बताया, जो भी करता होगा उसी के आधार पर आपकी क्रिया के भी लिंग और वचन और पुरुष होंगे। वचन क्योंकि सिंगल यहाँ पर प्रयोग किया गया है, लड़की, एक लड़की के बारे में बात की है। अगर आप वचन भी आपने पढ़े होंगे, लड़की, लड़कियां, और लड़के, लड़का, लड़के, कुर्सी, कुर्सियां, इस तरह से। तो सिंगल एक वचन यहाँ पर लिखा गया है लड़की, तो उसी के आधार पर आपकी क्रिया यहाँ पर बताई गई है, रही है। बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अगला वाक्य देखेंगे। रोहन खाना खा रहा है। तो रोहन जो है क्या है, पुल्लिंग है, लड़का है, ठीक है, पुल्लिंग है। और देखिए मेन चीज एक वचन है, रोहन सिर्फ एक लड़का है, खाना खा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया आप देख सकते हैं बिल्कुल रोहन के आधार पर ही लिखी गई है, क्योंकि रोहन लड़का है, एक वचन है, तो रोहन खाना खा रहा है। आपके सामने है एग्जाम्पल। अगला जो अंतिम वाक्य हमने लिखा था, अंतिम एग्जाम्पल जो हमने लिखा था, उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या हैं, बच्चे आपके बहुवचन हैं, ठीक है। और अगला आप देखिए, क्रिया देखिए क्या किस तरह से लिखी गई है, खेल रहे हैं। आपको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया है कि बच्चे खेल रहा है, बच्चे खेल रही है, बच्चे खेलता है, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चे यानी कि बहुवचन है, तो बिल्कुल उसी के आधार पर आपकी क्रिया भी यहाँ पर बताई गई है, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये कृतवाच्य है ये हमारा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद आज हम दूसरा इसका भाग पढ़ेंगे, कर्मवाच्य। बिल्कुल अपनी कॉपी में यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप अपनी कॉपी में, कर्मवाच्य। देखिए जहां पर बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आपने एक बार समझ लिया है, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं, अगर एक बार जान चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा इजी है कि जहां पर काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होगी, जो काम कर रहा है, तो वहां पर होगा कृतवाच्य, ठीक है। बिल्कुल इसी के ठीक अपोजिट, जहां पर आपके काम की प्रधानता होगी, यानी कि जो काम हो रहा है उसकी प्रधानता जहां पर होगी, वहां पर आपका आएगा कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य को परिभाषित कर लेते हैं। पहले कर्मवाच्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है कर्मवाच्य। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर क्रिया का जो सीधा संबंध होता है, क्रिया का सीधा संबंध जो होता है वो कर्ता से ना होकर कर्म से होता है। ऐसा नहीं है कि जो वाक्य लिखा गया है उसमें कर्ता नहीं होगा, क्योंकि बिना कर्ता के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो वाक्य है वहां पर कर्ता नहीं होगा, यानी कि काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रधानता वहां पर नहीं होगी, यानी कि उस पर फोकस नहीं किया गया होगा। फोकस आपका होगा जो वो काम कर रहा है। तो बिल्कुल उसी के आधार पर आपकी जो क्रिया है लास्ट में उसको चेंज किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से
होता है। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, आप बिल्कुल इसकी अपोजिट आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो। बिल्कुल इसी तरह से आप उसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसी तरह से उसे लिख सकते हैं। तो हम भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे आप अपनी कॉपी में कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया कि इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा में हम लिखेंगे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो एवं क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार हो, वहां कर्मवाच्य होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिया का जो रूप है यानी कि लिंग, वचन, पुरुष, ये कर्म के अनुसार होता है, और वहां पर कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो ये हमारी कर्मवाच्य की परिभाषा है। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण इसमें से हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह के उदाहरण कर्मवाच्य में होंगे। इसके बहुत सारे और भी हमारे तरीके होते हैं जो हम कर्मवाच्य को पढ़ते हैं, कर्मवाच्य को समझते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है, बहुत ही ज्यादा सरल तरीका है कि जो भी आपका कर्ता होगा, यानी कि जो भी आपका कर्ता इस वाक्य में होगा, उसके बाद आप से या के द्वारा आप लगाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें जो क्रियापद है उसमें क्या होगा, आप द्वारा या से या के द्वारा शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल की तौर पे हम देखते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। या जाती है भी आप लिख सकते हैं। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। बिल्कुल इसी का नेक्स्ट, रवि से भोजन किया जाता है। इसका एक बिल्कुल पहले वाला एग्जाम्पल हम लिखेंगे, बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से भोजन किया जाता है, बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है।
तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल आप लोग को लिखाए और मैंने आप लोग को क्या कहा था कि जो हमारा कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में क्या होता है, हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। तो ऐसा, और ये भी मैंने आप लोग को कहा कि ऐसा नहीं है कि इन वाक्यों में आपका कर्ता नहीं होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने 3 वाक्य लिखे हैं, तीनों में कर्ता भी उपलब्ध है। जो कर्ता है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन क्या इस वाक्य की खास बात क्या है? इस वाक्य की खास बात यह है कि इसमें आपको कर्ता से ज्यादा कर्म की प्रधानता दिखाई दे रही है। देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो यहाँ पर नानी जो है उनके द्वारा कहानी सुनाई जाती है बताया गया है। और तो कहानी जो है यानी कि कर्म जो है उस पर हमने यहाँ पर फोकस किया है कि नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। अगला, रवि से भोजन किया जाता है। रवि जो है करता है, लेकिन यहाँ पर भोजन करने की यानी कि कर्म की प्रधानता बताई गई है। अगला देखिए, बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो बच्चों द्वारा गेंद से खेला जा रहा है, तो ना तो यहाँ पर बच्चों की प्रधानता है, ना तो रवि की प्रधानता है, ना नानी की प्रधानता है। यहाँ पर जो भी कर्म हमने इसमें बताए गए हैं उसकी प्रधानता है और उसी के आधार पर आप देख सकते हैं हमारी क्रिया जो है यहाँ पर लिखी गई है। कहानी, जाती, ठीक है, भोजन, जाता, गेंद, जाता। तो देख सकते हैं जो कहानी यानी कि स्त्रीलिंग, आपको इसमें साउंड आ रहा है स्त्रीलिंग का, तो उसी के अनुसार सुनाई जाती है, सुनाई जाती है। तो क्रिया उसी के आधार पर यहाँ पर प्रयोग की गई है। अगला देखिए, रवि से भोजन किया जाता है। तो क्रिया उसी के आधार पर यानी कि भोजन के आधार पर यानी कि कर्म के आधार पर आपको यहाँ पर बताई गई है। गेंद से खेला जाता है। अगर यहाँ पर पतंग के बारे में मैं लिखूं या अगर मैं लिखूं भावना से पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए, पढ़ी जाती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं भावना से पुस्तक पढ़ा जाता है, तो क्या ये सेंटेंस, क्या ये वाक्य करेक्ट होगा? क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं। तो यहाँ पर हमने पुस्तक पढ़ने को महत्ता दी है और उसी के आधार पर अपनी जो क्रिया है वो यहाँ पर लिखी है। अगर आप भावना शब्द से कंफ्यूज हैं, अगर आपको लगता है कि भावना तो स्त्रीलिंग है, तो ठीक है, क्या हुआ कि आपने यहाँ पर पढ़ी लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द, अगर मैं यहाँ पर लिखूं रवि, अगर मैं केवल यहाँ पर रवि लिख दूं, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता जो है उसका वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो रवि का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर मेन फोकस पुस्तक पढ़ने से है, कर्म के होने से है, कार्य के होने से है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर आपकी जो क्रिया है वो प्रयुक्त की गई है। अगर हम देखें कि हम कहें रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आपने यहाँ पर क्यों क्रिया को उसके आधार पर नहीं लिखा? तो ये आप इसको कर्मवाच्य में अगर लिखेंगे तो आप लिखेंगे रवि पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर आप इसको कर्मवाच्य में जब कृतवाच्य में जब आप इसको बदलेंगे तो आप इसको डायरेक्ट रवि के आधार पर इस वाक्य को लिखेंगे फिर कि रवि पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर पुस्तक पढ़ने को रवि को फोकस किया गया है कि रवि पुस्तक पढ़ता है, लेकिन
जो हमारा कर्मवाच्य है, यहाँ पर रवि के ऊपर से फोकस हटाकर हमारे कर्म के ऊपर फोकस किया गया है, कर्म को आधार माना गया है, कर्म को इस वाक्य में प्रधानता दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है कर्मवाच्य होगा और इसमें क्रिया बिल्कुल कर्म के आधार पर ही प्रयोग की जाएगी, जैसे रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, या सौरभ से खाना खाया जाता है, बच्चों द्वारा गेंद से खेला जाता है और नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो इस तरह से हमारा कर्मवाच्य जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे भाववाच्य। भाववाच्य देखिए, जहां पर कर्ता प्रधान है वहां पर कर्मवाच्य, जहां पर कर्ता प्रधान है वहां पर कृतवाच्य, जहां पर कर्म प्रधान है वहां पर कर्मवाच्य। तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल उसी तरह जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होगी, यानी कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होगी और क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होगी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, आप इसे याद रखिए कि वहां पर सबसे पहले क्योंकि भाववाच्य है तो भाव की प्रधानता होगी और क्रिया जो होगी वो हमेशा एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ये याद रखिएगा, भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन होगी और पुल्लिंग होगी। ये दो बातें आपको याद रखनी है भाववाच्य में। तो यहाँ पर क्रिया का जो संबंध है इसको हम एक बार लिख लेते हैं। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता कर्म से ना होकर भाव से होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, क्योंकि भाववाच्य है तो यहाँ पर क्रिया का जो संबंध है वो ना तो कर्ता से होगा और ना ही कर्म से होगा, वो सीधे सीधे किससे होगा, भाव से होगा, इसीलिए तो हमने इसे भाववाच्य कहा है। ठीक है, तो भाववाच्य में हमने ये मेन चीज जो है वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा, क्या हम भाववाच्य की परिभाषा बना सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने अपने पिछले सेशन का एक बार रिवीजन किया कि क्या हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था, और उसके बाद हमने कर्मवाच्य को पढ़ा, कर्मवाच्य को जाना, उसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम भाववाच्य को एक्सप्लेन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल्स से समझेंगे, और तीनों में किस प्रकार से तीनों को चेंज किया जाता है, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कृतवाच्य में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का सेशन आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा, आपने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।